हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेंड में। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है महाजनपदों का उदय, पूर्व मौर्य काल जिसको मगध का उत्कर्ष भी कहते हैं, और विदेशी आक्रमण जो भारत पर हुए हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो महाजनपद के बारे में पहले आपको बता देते हैं कि हमने आपको अभी तक ऋग्वैदिक या फिर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बताया। मैंने बताया कि वैदिक काल में लोग कबीलाई समाज में रहते थे, उत्तर वैदिक काल में जनपदों का निर्माण होने लगा था। ठीक है, महाजनपद उसी से निकल के आया। तो छठी शताब्दी में जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व था, इसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था और जो बिहार का पश्चिमी हिस्सा था, वहाँ पर लोहे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, और लोहे का इस्तेमाल होने लगा तो इससे उपज में भी वृद्धि होने लगी, क्योंकि गाड़ियाँ बनने लगी और सामान इधर उधर आने जाने लगा, और अन्य आर्थिक परिवर्तन हुए। ठीक है, और जो ऋग्वेद में कबीला जनजीवन था, वो अब जनपद का निर्माण हो गया था उससे। ठीक है, और जो महाजनपदों का उदय हुआ, तो कहते हैं कि बुद्ध के समय, या कह सकते हैं बुद्ध के जन्म से पहले ही ये 16 जो महाजनपद हैं इनका उदय हो चुका था। और ये जो 16 राज्य हैं जो ईसा से पूर्व छठी से चौथी शताब्दी के मध्य भारत के अस्तित्व में आए, इनको महाजनपद कहा गया। इनमें से कुछ में गणतंत्र तो कुछ में राजतंत्र का पालन होता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए महाजनपद का स्रोत क्या है, ठीक है, कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे कि इनके बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो पाली भाषा में है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। ठीक है, प्राचीन भारत की मुख्य भाषाओं में संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाएं थीं। संस्कृत बौद्धिक भाषा थी, पाली और प्राकृत सामान्य, ये भाषा जो थी सामान्य लोगों की भाषा थी। ठीक है, तो बौद्धिक भाषा से तात्पर्य यह है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो संस्कृत भाषा का यूज करता था, और पाली और प्राकृत भाषा सामान्य लोग यूज करते थे। जैसे आप देखे होंगे हर जगह की एक लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे खड़ी बोली हिंदी की हर जगह है, लेकिन अभी यहाँ जैसे अयोध्या में अवधी बोली जाती है। ठीक है, आप गोरखपुर जाएंगे भोजपुरी बोली जाएगी, कहीं मैथिली बोली जाती है, ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेज है। तो प्राकृत भाषा और पाली भाषा सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा। आगे देखते हैं, ये 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां दी हुई हैं। मगध जो था उसकी राजधानी राजगृह थी। ठीक है, मगध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा ये साम्राज्य था और बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। राजगृह को ही गिरिब्रज कहते थे। ठीक है, और आज का जो पटना और गया का क्षेत्र है बिहार राज्य में, वही जो है मगध का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, दूसरा है अंग, जिसकी राजधानी है आपकी चंपा। ठीक है, चंपा जो है वो आज का जो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र है बिहार का, वो क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तीसरा है मल्ल। मल्ल की राजधानी है पावा और कुशीनारा। तो जो मल्ल था ये आपका आज का जो देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो क्षेत्र हुआ करता था। अगला है वज्जी या लिच्छवी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आज का मुजफ्फरपुर एरिया है बिहार के आसपास का, वो हुआ करता था। ठीक है, वैशाली जो है आज का जो बिहार का मुजफ्फरपुर क्षेत्र है उसके आसपास का एरिया हुआ करता था। अगला है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। तो वाराणसी तो वैसे ही है, ठीक है, वाराणसी के आसपास का ही क्षेत्र जो अभी है वही काशी का क्षेत्र कहलाता था। आज भी इसको काशी, उसका पुराना नाम है बनारस, वाराणसी ये सब बोलते हैं। ठीक है, जो पूरे विश्व के सबसे प्राचीन शहर है वो भी बनारस को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसको हस्तिनापुर भी कहते हैं। ये जो कुरु का क्षेत्र है ये मेरठ और हरियाणा के जो क्षेत्र थे वो कुरु के क्षेत्र में आते थे। ठीक है, इंद्रप्रस्थ उसी को कहते थे। अगला है वत्स। वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। ठीक है, तो वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी थी वो आज का जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का क्षेत्र है, या फिर जिसको प्रयागराज कहते हैं, वो एरिया उसमें आता था। अगला है सूरसेन। ठीक है, सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। तो मथुरा आज भी वैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा जो जिला है वही है, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अगला है पांचाल। पांचाल में दो थे, ठीक है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल थी। ठीक है, तो ये अगला है कोसल। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, तो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो अयोध्या और ये सब का क्षेत्र, श्रावस्ती तक का जो क्षेत्र लगता था वही कोसल में आता था। कोसल की राजधानी श्रावस्ती है। अगला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर या फिर जयपुर है।
ठीक है। तो ये अभी भी जयपुर के आसपास का क्षेत्र ही जो है वो पहले विराटनगर कहलाता था। अगला है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन है, ठीक है। तो उज्जैन आजकल वही जो मध्य प्रदेश का एरिया है, उज्जैन का एरिया वही कहलाता था अवंती। चेदी, चेद की राजधानी जो है सूक्तिमती थी, ठीक है। तो अब ये सूक्तिमती का आधुनिक नाम क्या है? बुंदेलखंड के जो आसपास का एरिया है, जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जिला है उसके आसपास का जो एरिया है वो आपको जो है वो सूक्तिमती कहलाता था। अगला है गांधार। गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला थी, जिसको पुष्कलवती भी कहते थे। और जो तक्षशिला का एरिया था वो आज का पेशावर जो पाकिस्तान में है और कश्मीर का जो एरिया था वही इसमें तक्षशिला में आता था, ठीक है। अगला है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजापुर या फिर राजौरी थी, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का सीमा प्रांत है वो राजापुर के एरिया में आता था। अगला है अस्सक। अस्सक की जो राजधानी थी वो पोटली या पोडाना थी, ठीक है। इस तरह से आपके 16 महाजनपद हुए। अगला है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, ठीक है, वो हम आपको ऐसे बता देते हैं। जो चंपा का प्राचीन नाम था वो मालिनी था, और जो कंबोज राज्य था वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। कंबोज राज्य घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और जो है बुद्ध काल में जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र था वो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र था, ठीक है। अब थोड़ा भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि ये 16 में से कौन किधर था। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 2 थे, गांधार और कंबोज। दक्षिण भारत में केवल एक था, अस्सक। और जितने शेष 13 थे वो उत्तर भारत में हैं। देखिए अभी हमने जो बताया उसमें मैंने आज के एरिया के बारे में इसलिए बताया कि ये जो शेष 13 लिखा हुआ है आप इसको कोरिलेट कर सकें कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ज़्यादा एरिया थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा जनपद आते थे, 13 जनपद आते थे, ठीक है। अगला है पूर्व मौर्यकाल, जिसको हम प्री मौर्यन भी कहते हैं, और मगध राज्य का इसमें उत्कर्ष हुआ। मगध राज्य के बारे में इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि जो मगध राज्य था इसमें ये सबसे बड़ा जो है साम्राज्य था, ठीक है। इसका वास्तविक संस्थापक जो मगध का था वो बिंबिसार था। मगध का अन्य नाम मगधपुरी, वसुमती, बृहद्रथपुरी, कुशाग्रपुरी, बिंबिसारपुरी था। राजधानी जो मगध की थी वो शुरुआत में गिरिब्रज या फिर राजगृह थी, और बाद में इसको पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया। अगर क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो जो मगध राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था, ठीक है, मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार जो था ये गौतम बुद्ध का मित्र था और उनका संरक्षण भी करता था, उनका संरक्षक भी था, ठीक है। और जो सबसे पहला राजवंश था वो, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, वो हर्यक वंश था, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, जिसकी स्थापना बृहद्रथ या महारथ ने की थी। अन्य वंश में जो लिखा हुआ है वो हर्यक से ही शुरुआत है, उसके बाद शिशुनाग आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश आता है, फिर कण्व वंश आता है, फिर गुप्त वंश आता है। इसलिए मैंने लिख दिया है, आपको लाइन से अगर पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। और जो ये बिंबिसार था इसने मगध को, उस पर बहुत अच्छा संरक्षण, बहुत अच्छा उसकी स्थापना की और बहुत अच्छे से उस पर शासन करना प्रारंभ किया। इसमें और भी कुछ अच्छी अच्छी जगहें थी, ठीक है, जिसका कुछ महत्व है, जैसे वज्र या लिच्छवी। वर्धमान महावीर की जन्मस्थली ये वज्र या लिच्छवी थी, महावीर की माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला है काशी। वरुणा और असी नदियाँ क्रमशः उत्तर और दक्षिण में बहती हैं, इन्हीं की वजह से इसका नाम वाराणसी पड़ा, ठीक है, काशी का। अगला है वत्स। उदयन जो है वत्स राज्य का प्रसिद्ध शासक था, उसने मगध के साथ विवाह संधि की। स्वप्नवासव दत्ता, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि स्वप्नवासव दत्ता किसकी रचना है, तो महाकवि भास द्वारा लिखित है ये स्वप्नवासव दत्ता। इसमें उदयन और अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्वप्नवासव दत्ता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अगला है कौशल। कौशल जो है रघुवंश या इक्ष्वाकु वंश का जो है इसमें अधिकार था, ठीक है, यहाँ पे यही शासन करते थे ये वंश के लोग। और बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजित था। प्रसेनजित की बहन का विवाह संधि के अंतर्गत मगध के शासक बिंबिसार के साथ हुआ था, ठीक है। अवंती जो था ये वेत्रवती नदी या फिर बेतवा नदी जो अभी है उसको पहले वेत्रवती कहते थे, के द्वारा अवंती को 2 भागों में बांटा था इसने, ठीक है, बेतवा नदी ने। पहला उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दूसरा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी, ठीक है। तो हर्यक वंश के बारे में, बिंबिसार यहाँ का पहला शासक था।
कौशल के साथ विवाह संधि की तथा अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के राजा का इलाज करने भेजा। ठीक है, उसके बाद में शासन किया अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, अजातशत्रु का जो दूसरा नाम था वो कुड़िक भी था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और बाद में स्वयं भी अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। ठीक है, इसका जो पुत्र था उदयन, उसी ने ही अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। तो बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या की उदयन ने। ठीक है, अगला है उदयन या फिर उदयभद्र। गंगा और सोन के संगम पर एक किले का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, और शिशुनाग वंश आता है, हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आता है। तो इसमें शिशुनाग जो था उसने अवंती पर विजय प्राप्त की और मगध की राजधानी को अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरित किया। ठीक है, तो ये था कि शिशुनाग जो था इसने वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। लेकिन जो शिशुनाग वंश का प्रमुख शासक था कालाशोक, या फिर इसको काकवड़ जो है, ये पुराण और दिव्यावदान में इसका नाम मिलता है कालाशोक का। तो काकवड़ ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, अभी कालाशोक कौन है? सॉरी, इसमें कालाशोक लिखा है लेकिन कालाशोक नाम है। अभी हमने जब आपको बौद्ध धर्म की चारों बौद्ध संगीतियां बताई थी तो चौथी बौद्ध संगीति में कालाशोक का नाम आया था। ठीक है, ये जो है। और नंदवंश की बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, चौथी बौद्ध संगीति नहीं, दूसरी बौद्ध संगीति में। ठीक है, चौथी में तो कनिष्क आ गया था। ठीक है, नंदवंश का जो संस्थापक था, ठीक है, उसकी स्थापना की थी महापद्मानंद ने की थी। इसको अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला उत्तर भारतीय शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। गोदावरी नदी तक का क्षेत्र इसने जीत लिया था। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्मानंद की कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? ठीक है, वो खारवेल का है। उसमें वर्णन किसका मिलता है? महापद्मानंद की कलिंग विजय का। और उसी अभिलेख के अनुसार नंद राजा वहां से जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है धनानंद, जो कि अंतिम नंद शासक था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही लिखा है। धनानंद जो था वो अंतिम नंद शासक था और 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उसे मार दिया गया था। कहते हैं कि धनानंद को बहुत ज़्यादा पैसे का लोभ था और जो है ये वहीं रासलीला करा करता था। ये जो है इसने एक बार उनकी जो चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य, इसने जो है उनको बहुत अपमानित किया था। तभी से उन्होंने शपथ ली थी कि जो है धनानंद को उसके जो साम्राज्य से है हटा देंगे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से ही उसे साम्राज्य से हटाया था। ठीक है, सबसे पहले चलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आहत सिक्के के बारे में। सबसे पहले चलने वाले सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। ये चांदी और तांबे के होते थे, इन पर कुछ भी लिखा नहीं होता था। अब बात कर लेते हैं श्रेणियों की। तो प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। ठीक है, श्रेणियां जो थी ये व्यापारियों का एक संगठन था। ठीक है, अगला है श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों व कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थीं। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों का काफ़ी महत्व था। अब 3 श्रेणियां दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो उस समय थी। एक कोलिका श्रेणी जो शस्त्र निर्माण से संबंधित थी। दूसरी कुलाला श्रेणी जो बर्तन निर्माण से संबंधित थी। तीसरी गणिका श्रेणी जो इत्र निर्माण से संबंधित थी। ठीक है, अब विदेशी आक्रमण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही लिखे हुए हैं। ठीक है, इससे आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। पहला पॉइंट है ईरान या फिर फारस के अकीमीनिया के शासक डेरियस ने 516 बीसी में पंजाब और सिंध सहित उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। हेरोडोटस के अनुसार ईरान के 28 प्रांतों के कुल राजस्व का 1/3 भारतीय प्रांतों से आता था। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 2/3 ईरान का अपना खुद का राजस्व होता था, लेकिन 1/3 जो है वो भारतीय 28 प्रांतों से, भारत के 28 प्रांतों से आता था। और ईरानी जो थे वो ही खरोष्टी लिपि को भारत लेकर आए थे। अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। ठीक है, सिकंदर के बारे में जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
फारस का प्रभाव सिकंदर के उदय के बाद ही समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे सिकंदर इधर आया, फारस का प्रभाव समाप्त होता गया। फारस के शासक डेरियस द्वितीय को सिकंदर ने पराजित किया था। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को आमंत्रित किया था। कहते हैं कि जो राजा आम्भी था तक्षशिला का, सिकंदर कहता था कि मुझे पूरे विश्व पे राज करना है और वो भारत की तरफ आ रहा था। तो तक्षशिला का राजा आम्भी जो था बहुत भयभीत हो गया था। इसने खुद ही सिकंदर को इसलिए आमंत्रित कर लिया था जिससे सिकंदर इसको बख्श दे। ठीक है, सिकंदर लगभग 2 वर्ष तक भारत में रहा। सिकंदर के द्वारा लड़ा गया मुख्य युद्ध हाइडेस्पीच का युद्ध था, जो उसने पुरु या फिर पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर लड़ा था। ठीक है, कहा जाता है कि नंद राजा की शक्ति से भयभीत होकर सिकंदर की थकी हुई सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था और उसे वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है, नंद शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, जो धनानंद था, इसको जो यूनानी लेखक हैं, ग्रीक लेखक हैं, उन्होंने अग्रमीज कहा है। ठीक है, जिसका पिता था, जो नंद वंश का संस्थापक था, महापद्मानंद, वो एक शूद्र शासक था और उसको क्षत्रियों का नाश करने वाला और दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। ठीक है, किसको? महापद्मानंद को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और सिकंदर के बाद सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के हिस्से में भारत का राज्य आया। ठीक है, यहाँ तक ये था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे आपके, जो विदेशी आक्रमण भारत पर हुए थे, वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, क्लासेज जो चल रही हैं, अभी हमने मौर्य काल का थोड़ा सा जिक्र किया है, मगध का जिक्र किया है। अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।